हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। और बेटा इसमें मेनली हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करेंगे। प्लस हम रिन्यूएबल जो न्यूक्लियर एनर्जी है बेटा उसके बारे में भी बात करेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट किस तरह से वर्क करता है ना। तो ये हमारे पास आज का लास्ट थ्योरेटिकल लेक्चर होगा इस सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। तो बेटा चलिए सबसे पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट या न्यूक्लियर सोर्स ऑफ एनर्जी की हम बात करते हैं। आजकल तो बेटा अब बहुत ज़्यादा ये चर्चा में भी चल रहा है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है, तो ये भी खर्च हमारे चर्चे में आ रहा है कि काफ़ी सारा खतरा हो गया, रेडिएशन का खतरा हो गया। क्योंकि अगर न्यूक्लियर रिएक्टर किसी तरीके से डैमेज होता है तो बेटा रेडिएशन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से एनर्जी ज़रूर मिलती है, लेकिन बेटा ये काफ़ी डेंजरस टाइप का पावर प्लांट भी होता है। वैसे तो सारे प्रिकॉशन लिए जाते हैं कि रेडिएशन ना फैले और रेडिएशन पे कोई भी एक्सपोज ना हो पाए, इवन जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी ना हो पाए। लेकिन फिर भी कभी जैसे चेरनोबिल का हादसा हो ही गया था, और उसकी वजह से आप जानते हैं कि कितना रेडिएशन फैल गया है, और वो अगले कई 100 सालों तक वो जगह बेटा बिल्कुल अबैंडन्ड प्लेस रहेगी, क्योंकि वहाँ पे आज भी रेडिएशन के बहुत सारे ट्रेसेस मौजूद होंगे। तो सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं बल्कि प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड हो जाती हैं रेडिएशन की वजह से। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास काम करता है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर अभी कम ही है न्यूक्लियर रिएक्टर, और अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर से ज़्यादा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर पावर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के बेसिक्स को समझेंगे। बेटा बेसिक्स वही चीज़ है कि हम हीट जनरेट करते हैं। कोई भी चीज़ में आप देखिए कि पावर प्लांट में हमें टरबाइन को रोटेट कराना है, और टरबाइन को रोटेट कराएंगे तभी जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा। और टरबाइन को हम रोटेट कई तरीके से कराते हैं, विंड एनर्जी से कराते हैं, विंड मिल के केस में देखा था बेटा, उसको हम स्टीम पास कराते हैं। थर्मल पावर प्लांट में भी देखा था हमने, कई बार हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हमने देखा था ना, जिसमें हाइड्रोलिक डैम लगा के हम इसको टरबाइन की ब्लेड्स को रोटेट कराते थे। तो मेनली टरबाइन को रोटेट कराना है। अब यहाँ पे हीट जनरेशन बेटा न्यूक्लियर फ्यूल होता है, जिसको हम फ्यूल रॉड कहते हैं। ये देख रहे हैं ना आप, ये जो हमारे पास दिख रहा है, ये मैं शेड भी कर दे रहा हूँ, ये हो गए फ्यूल रॉड्स, है ना। ये फ्यूल रॉड्स इसके अंदर मौजूद होंगे, और ये यूरेनियम के फ्यूल रॉड्स होंगे। यूरेनियम 235 का इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने येलो कलर से बना दिया है इसके अंदर, ये देखिए, ये सारा जो है वो फ्यूल रॉड हो गया। तो ये यूरेनियम का बना हुआ है, फ्यूल रॉड है। और इसको कंट्रोल करने के लिए ये कंट्रोल रॉड्स होते हैं, जो कि बेरियम और कैडमियम के कंट्रोल रॉड होते हैं। जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं वो कंट्रोल रॉड्स होते हैं, और जो इनके बीच में जो होता है उसको मॉडरेटर कहते हैं। बेटा मॉडरेटर बेसिकली क्या होता है, ये फास्ट न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के काम आता है। बेटा होता क्या है कि जब यूरेनियम 235 को हम न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराते हैं, तो बेटा उसके बम्बार्डमेंट की वजह से फिशन एनर्जी रिलीज होती है। हैवियर न्यूक्लियस जब लाइटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे एनर्जी बहुत हद तक रिलीज होती है। तो यूरेनियम को जब हम ब्रेक करते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेक करते हैं बेटा, एटम को ब्रेक करते हैं, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस को जब हम तोड़ते हैं और वो हम बम्बार्डमेंट कराते हैं बेटा थर्मल न्यूट्रॉन से, तो वो बेरियम और क्रिप्टॉन दो हमारे पास मटेरियल में वो फिशन कर जाता है, टूट जाता है, और उसके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। उसको हम जनरेट करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअल में इसके अंदर लिक्विड सोडियम होता है, या कई बार हैवी वाटर का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि हीट एक्सचेंजर में जाके पानी को स्टीम में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा,
है ना। तो ये हमारे पास हीट एक्सचेंजर है, तो यहाँ से जो हीट का ट्रांसफर हुआ हीट एक्सचेंजर में, उस हीट एक्सचेंजर के अंदर देखिए पाइप दिख रही है ना, ये वाटर पाइप्स होती हैं। वाटर कन्वर्ट होगा किस में, स्टीम में, और स्टीम से टरबाइन को रोटेट कराते हैं और फिर उसके बाद उस स्टीम को कंडेंसर में कंडेंस करा के फिर वाटर को रिसाइकिल करके भेजते हैं। तो ये तो प्रोसेस पार्ट का तो आपको समझ में आ गया। ये तो पावर जनरेशन वाला पार्ट है कि हीट एक्सचेंजर से स्टीम बनेगी, वो टरबाइन में जाएगी, उसके बाद कंडेंसर में कंडेंस होके वाटर में आएगी, फिर वो वाटर हीट एक्सचेंजर से हीट लेके स्टीम में कन्वर्ट होगा। ये वाला पार्ट तो पावर जनरेशन का हो गया। और ये वाला जो पार्ट है वो रिएक्टर का पार्ट हो गया। ये जो जिसको हम कहते हैं रिएक्टर का कोर, ये बेटा कंक्रीट चैम्बर, देखो लिख रहा भी है, कंक्रीट चैम्बर के अंदर ये मौजूद होता है और ये लगभग करीब करीब जिसको हम कहते हैं 10 फीट की थिकनेस होती है। बहुत ज़्यादा थिकनेस का होता है ताकि रेडिएशन अंदर से बाहर लीक ना कर सके। और फिर उससे ये वाटर जो है वो हमारे पास जिसको हम कहते हैं ना सर्कुलेट करता है, चाहे वो हैवी वाटर सर्कुलेट करे या जो भी हीट एक्सचेंजर के अंदर हमने लिक्विड सोडियम डाला हुआ है या कुछ भी ऐसी चीज़ डाली हुई है जो कि हीट को एक्सचेंज कर सके। ठीक, मॉडरेटर रॉड जो होता है उसका काम होता है बेटा जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन करा सकें ताकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन रन कर सके। और कंट्रोल रॉड नाम ही बता रहा है कंट्रोल कर रहा है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, यानी कि हीट ज़्यादा डेवलप होती है, तो कंट्रोल रॉड को इमर्स करके हम इस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं, धीमा कर देते हैं। कंट्रोल रॉड जो होता है बेरियम और कैडमियम का बना होता है, ये जो है वो न्यूट्रॉन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, और मॉडरेटर रॉड्स जो कि ग्रेफाइट के होते हैं या हैवी वाटर कई बार इसके अंदर रखते हैं तो वो भी मॉडरेटर का काम करता है। डिपेंड करता है किस तरह का न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड। अब हम इसके मेनली यूसेस और जिसको हम कहते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस वो देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ एडवांटेजेस की बात करते हैं। बेटा इसमें जो एडवांटेज में मेन एडवांटेज है कि हमारे पास यूरेनियम का जो फ्यूल है वो बहुत कम अमाउंट में हम लार्ज हीट को जनरेट करते हैं। तो लेस क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम 235 जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, यूरेनियम 235 फ्यूल इज यूज्ड इन रिएक्टर, है ना। इस रिएक्टर में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फ्यूल इस्तेमाल होता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। तो लेस क्वांटिटी ऑफ यूरेनियम फ्यूल इज यूज इन रिएक्टर फॉर जनरेटिंग ह्यूज एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक, दूसरा एडवांटेज है कि पोल्यूशन फ्री है देता है, क्योंकि इसमें हार्मफुल गैसेस नहीं होती है ना, पोल्यूशन फ्री। तो जिसको हम कह सकते हैं फ्री ऑफ CO2, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, इनकी वजह से फ्री रहता है, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करता। और तीसरी चीज़ ये है कि फ्यूल को बार बार इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बार फ्यूल डाल दिया तो इट कैन गो ऑन रनिंग फॉर 4 to 5 years। सो नो नीड टू क्या पुट फ्यूल फॉर 4 to 5 years, है ना। एक बार डाल दिया उसके बाद 4 से 5 साल तक के लिए आप भूल जाएं, उसके बाद हम उसमें फ्यूल को ज़रूरत नहीं होती है। ये कुछ एडवांटेजेस हो गए। एडवांटेजेस थोड़े से जैसे वही बात हो गई कि मेजर करते हैं कि भाई एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। कई बार कंट्री का ईगो भी होता है कि साहब जो है हमने न्यूक्लियर में तरक्की कर ली,
वो वाला ईगो भी होता है कि साहब हमने न्यूक्लियर रिएक्टर खूब सारे बना रखे हैं, हमारे यहाँ तो पावर जनरेशन न्यूक्लियर रिएक्टर से होता है, तो हम बहुत एडवांस्ड कंट्री हैं। एक वो वाला भी चीज़ होती है जिसकी वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट लोग इस्टेब्लिश करते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो यूसेज ऐसा कोई खास नहीं है जितना उसका डिसएडवांटेज है ना। तो डिसएडवांटेज बहुत बड़ा है क्योंकि इसको बड़े समझदारी से काम करना पड़ता है। डिसएडवांटेजेस तो कई बार ये भी देखा गया है, जैसे कि आप चेरनोबिल का हादसे के बारे में अगर आप देखें तो वो बेसिकली शेयर नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है, और अगर ऐसे नेग्लिजेंस होते रहेंगे तो बेटा ये पूरी ह्यूमन रेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, है ना। तो नेग्लिजेंस नहीं हो सकता है। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहली चीज़ डिफ़िकल्ट टू हैंडल क्या, रेडियो एक्टिव मटेरियल या इसका जो वेस्ट निकलता है वो भी बड़ा हमको डिस्पोज ऑफ बड़ी सोच समझ के करना पड़ता है। कहीं आप आसानी से कंटेनर में रख के जैसे हम लोग कूड़ा डाल देते हैं वैसे न्यूक्लियर वेस्ट को नहीं डाल सकते, वरना तो फिर से रेडिएशन फैल जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज है हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन। अरे बाप रे बाप, ये भी तो बहुत ही चीज़ हो गई। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को आपको लगाने में बहुत कॉस्ट लगता है, बहुत पैसा लगता है। बस वही बात है कि कंट्री का ईगो ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि ये बड़ा मतलब जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है, मतलब जिसको कहते हैं कि मतलब यूरेनियम का इस्तेमाल होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वी नीड टू कन्वर्ट यूरेनियम टू या हम इसको कहते हैं एनरिच करना, ज़्यादा बेटर रहेगा कि वी नीड टू एनरिच। इसको ऐसे कन्वर्ट ना करके, क्योंकि अब ये शब्द भाई कन्वर्जन वाला बड़ा सही रहता है। वी नीड टू एनरिच द यूरेनियम फ्यूल रॉड्स बिफोर यूजिंग। ऐसे नहीं निकाल सकते, उसको एनरिच करना पड़ता है और उस प्रोसेस में बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, खर्चा बहुत आता है। एनरिच द यूरेनियम फ्यूल रॉड्स बिफोर यूजिंग, ये भी हमारे पास एक चैलेंजिंग टास्क है। ठीक, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने देख लिए हैं, मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब इसमें मेनली वही बात होती है कि अगर देखा जाए तो रिस्की बहुत होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर। इसीलिए कहने को तो ये सेफ़ होता है, क्योंकि अगर आपने कंक्रीट के अंदर रख दिया तो वो सेफ़ हो गया, लेकिन अगर आपने ध्यान नहीं दिया, पता चला रिएक्टर कोर फट गया, तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये वैसे बिल्कुल बात हो गई। चलिए, नेक्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम सोलर पावर प्लांट कहते हैं, ये आज की तारीख में बहुत ही कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया है। बेटा आजकल आप लोगों ने घरों में भी देखा होगा कि सोलर जो हमारे पास पैनल्स हैं वो लगे हुए होते हैं रूफ के ऊपर, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और एक छोटे से घर की छत से भी आप इलेक्ट्रिसिटी को, अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। देखिए इसमें मेन कंपोनेंट क्या क्या होता है। ये जो होता है वो सोलर पैनल होता है, जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ना, ये सोलर पैनल होता है। बेटा सोलर पैनल क्या करता है कि जब सन की रेज इसके ऊपर गिरती हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये बेसिकली पीएन जंक्शन डायोड जो होता है उससे ये बनता है, पीएन जंक्शन डायोड से बनता है। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड, ये डिटेल आप 12th क्लास में पढ़ेंगे। अभी तो बस ये है कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, जिसके ऊपर अगर हम लाइट गिराते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, उसको कहते हैं फोटो सेंसिटिव मटेरियल। तो ये करंट को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा, और चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा,
चार्ज कंट्रोलर बेसिकली ये इसको चार्ज को करेगा, मतलब ये जो करंट है उसको, डायरेक्ट करंट को बैटरी को क्या करेगा, ये हमारे पास चार्ज करेगा, है ना, और बैटरी को चार्ज करेगा। और बैटरी चार्ज होते होते एक सर्टेन टाइम तक चार्ज हो गई। अब जब रात में हमको ज़रूरत पड़ेगी तो ये, जब हमारे पास सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये हमको क्या करेगा, बैटरी से पावर लेके, इन्वर्टर जो है वो लगा हुआ है, इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करके घरों में भेजता है ना। तो देखो दो तरह की बातें हो गई, एक तो दिन की बात हो गई और एक रात की बात हो गई। दिन में क्या होता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है तो करंट जनरेट होता है, वो इन्वर्टर से कनेक्ट करके हम घर के अंदर एसी लोड के रूप में काम ले लेंगे। लेकिन रात में सोलर पैनल तो काम करेगा नहीं, तो वहां पे दिन के टाइम पे जो बैटरी चार्ज कर दिया सोलर पैनल ने, उसने अब करंट को ड्रॉ करके एसी में कन्वर्ट किया इन्वर्टर ने, और वो घरों में सप्लाई हो रहा है। यानी कि होता क्या है कि हमें घरों में तो एक्चुअली में 24 घंटे की बिजली चाहिए ना, तो दिन में भी चाहिए और रात में भी चाहिए। तो चार्ज कंट्रोलर ये काम करता है कि दिन में एक हिस्सा वो इन्वर्टर के थ्रू भेज के घरों में बिजली देता है और एक हिस्से से वो बैटरी चार्ज करता है, और रात में जो हमारे पास इससे करंट नहीं आ रहा है तो वो बैटरी से देगा, और बैटरी कन्वर्ट करेगी, बैटरी इन्वर्टर से, बैटरी से डीसी करंट कन्वर्ट होगा एसी में इन्वर्टर के थ्रू, है ना। तो इन्वर्टर डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा और वो हमें घरों में आउटपुट के रूप में इस तरह से मिलेगा। ये हमारे पास सोलर पावर प्लांट हो गया। इसके यूसेज और एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हो गया, पोल्यूशन फ्री। एनर्जी, किसी भी तरह का कोई पोल्यूशन नहीं है, बिल्कुल क्लीन और ग्रीन फ्यूल, जिसको हम एनर्जी सोर्स कहते हैं, वो मिल रहा है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगी। सन की लाइट कभी ख़त्म नहीं होगी, जब तक हमारी लाइफ है तब तक तो नहीं ख़त्म होगी। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितना भी मर्जी आप इस्तेमाल करिए, और ये हमारे पास ज़रूरी होता है ना। पोल्यूशन फ्री एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और क्या हो गया जिसको हम कहते हैं एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सन्स एनर्जी, है ना। सन की एनर्जी का एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हो गए। डिसएडवांटेज, सबसे पहला डिसएडवांटेज, हम क्यों नहीं बार बार इसको, वही बात होगी ना, डिसएडवांटेज क्या होता है, हाई कॉस्ट। इसीलिए हम इसका पॉपुलर कंडीशन नहीं रखते, क्योंकि भैया ये कॉस्टली बहुत है। हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, सोलर पैनल को इंस्टॉल करना, इंस्टॉलेशन, ठीक है, हाई कॉस्ट चाहिए। दूसरी बात, कैनॉट वर्क ड्यूरिंग द नाइट, ड्यूरिंग द नाइट, नाइट में, नाइट है NIGHT, नाइट। रात में तो सोलर एनर्जी कहाँ से इस्तेमाल होगी, सन है ही नहीं, रात के टाइम पे तो दिखेगा ही नहीं, तो वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़ ये होता है कि एनर्जी हैज़ टू बी स्टोर्ड, एनर्जी कैनॉट बी यूज्ड डायरेक्टली, डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका स्टोरेज करना पड़ता है। इट हैज़ टू बी स्टोर्ड, स्टोरेज करना पड़ता है बैटरी के अंदर, है ना, और कन्वर्ट करना पड़ता है इन्वर्टर के थ्रू। ये सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं सोलर पावर प्लांट में, ठीक है। एक और चीज़ है लास्ट, जिसको हम सोलर कुकर कहते हैं। ये मैंने सोलर कुकर का एक डायग्राम बनाया है ना, और डायग्राम से ही हम समझ जाएंगे कि कैसे करना होता है। देखो बेटा, ये हमारे पास एक क्या, जिसको हम कहते हैं ना, क्यूबिकल बॉक्स होता है, जिसको हम ब्लैक कलर से पेंट करते हैं, है ना।
ताकि जो हमारे पास सनलाइट है उसकी हीट एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर सके। इसीलिए इसको हमने नाम दिया भी है ब्लैक बॉक्स। और उसके अंदर ये ऐसा फूड का कंटेनर रखा जिसके अंदर खाना वगैरह रखते हैं जो भी कुक करना है, ठीक। और ऐसा एक मिरर का पैनल होता है। ये मिरर पैनल पे क्या होती है, लाइट गिरती है। जैसे कि ये अगर हम देखें तो इसके ऊपर सनलाइट गिरेगी ये मिरर पैनल के ऊपर, और ये सनलाइट अब खाने के ऊपर क्या करेगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई फूड के ऊपर। तो सनलाइट गिरी, इस तरह से हमने सनलाइट को गिराया, ठीक। और ये इस तरह से फूड कंटेनर के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये मिरर यूजुअली कई बार प्लेन मिरर भी होता है, कई बार इसको कनकेव मिरर भी होता है। कनकेव मिरर महंगा पड़ता है, इसीलिए सस्ता काम करने के लिए प्लेन मिरर लगा देते हैं। तो प्लेन मिरर ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रही है तो लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से गर्मी ज़्यादा पैदा होगी, और ये ब्लैक बॉक्स क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है ना। तो जब ये एब्जॉर्ब करेगा हीट एनर्जी को, उससे क्या होगा, एक सर्टेन टेम्परेचर से ज़्यादा होगा तो ये खाना कुक होगा। और ग्लास की शीट कवर करने के लिए, ताकि रेडिएशन दोबारा से जो हीट हो वो एस्केप ना कर पाए, ये इसलिए ये ग्लास की शीट को भी हम ऊपर से कवर करते हैं। प्लस प्रोटेक्शन भी रहता है कि कोई बच्चा हाथ ना लगा देने तो एकदम से गर्म हो जाएगा। अब ये एक्चुअल में कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, शुरू में तो मुझे लगा था कि एक दो बार ये हम लोगों ने देखा था कि ये काफ़ी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आज की डेट में ये पॉपुलर नहीं है। कई बार क्या होता है कि कुछ रिमोट लोकेशंस में जहाँ पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे फ्यूल नहीं है, और जैसे कि कुछ एरियाज़ में जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, खाना बनाना है, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ होती है कि आपने इसको रख दिया और उसके बाद 1-2 घंटे तक भूल गए, उसके बाद खाना बना के आप ले आए, ऐसा वाला चीज़ है ये, है ना। ये नहीं कि खाना जल्दी कुक होगा, वो चीज़ नहीं होती, इसमें बहुत टाइम लगता है, इतना आसानी से खाना कुक नहीं होता। लेकिन ठीक है, अब सोलर कुकर का इस्तेमाल किया है, कभी तो किया ही है, लेकिन हम उतना फ्रीक्वेंटली नहीं देखते हैं कि इसका इस्तेमाल अब आज की डेट में हो रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास कुछ एस्पेक्ट थे बेटा जो कि सोलर एनर्जी से रिलेटेड थे, है ना। थर्मल एनर्जी, सोलर एनर्जी, सारे एनर्जी के सोर्सेज हम लोगों ने देख लिए बेटा, और उनके प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस कर लिए। आज मैंने थ्योरेटिकल पार्ट इस चैप्टर का बेटा कंप्लीट कर लिया है, और नेक्स्ट क्लास में बेटा हम थोड़े से NTSC लेवल के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो देख लेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और उनका डिस्कशन हम कर लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।